गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ही अध्याय 9 और 10 को सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 9, बैंकर नहीं बैंक बने। मैंने होना करना पाना फार्मूले के होने वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उचित मानसिकता और नजरिए के बिना आप उन विराट आर्थिक परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं हो सकते जो आज हमारे सामने हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की योग्यताओं और मानसिकता वाला व्यक्ति होने से आप इन परिवर्तनों में उत्पन्न होने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ ही आप इस तरह कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे जिससे आप वित्तीय सफलता पा लें। मुझे याद है, मेरे अमीर डैडी ने 1986 के अंत में मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था, तुम रियल एस्टेट मार्केट में हो या स्टॉक मार्केट में? किसी में भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरे पास जो भी था वो सब मैंने अपने बिजनेस को बनाने में लगा दिया है। वे बोले, ये बहुत अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट से दूर ही रहना, अपना बिजनेस बनाते रहो। मुझे लगता है कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसी साल अमेरिकी संसद ने 1986 का टैक्स सुधार अधिनियम पारित कर दिया। 43 दिनों में ही संसद ने कई टैक्स छिद्र हटा लिए जिनके सहारे लोग अपना टैक्स बचाते थे। जो लोग निष्क्रिय नुकसानों को अपनी आय से कम करके टैक्स बचा रहे थे, अचानक ऐसा हुआ कि उनके पास नुकसान तो रहे, परंतु सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट देना बंद कर दिया। अमेरिका में रियल एस्टेट की कीमतें रसातल में चली गई। जायदाद की कीमतें गिरने लगी। कुछ सामानों में तो 70% तक कम हो गई। जमीन अचानक मॉर्गेज की रकम से भी बहुत कम कीमत की हो गई। पूरे प्रॉपर्टी मार्केट में दहशत फैल गई। बचत, लोन और बैंक हिल गए, कई तो डूब भी गए। लोग बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। और फिर अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया। दुनिया वित्तीय संकट में डूब गई। मूलतः देखा जाए तो 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम ने कई ऐसे टैक्स छिद्र हटा दिए जिन पर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से वाले उच्च आय वाले ई और एस निर्भर करते थे। उनमें से कईयों ने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी या लिमिटेड पार्टनरशिप में निवेश किया था ताकि वे नुकसानों को ई या एस क्वाड्रेंटों में होने वाली आमदनी से बराबर कर सकें। हालांकि स्टॉक मार्केट के धराशायी होने और मंदी आने से क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से वाले बी और आई व्यक्ति भी प्रभावित हुए, परंतु उनके पास टैक्स बचाने के कई तरीके अब भी बचे थे जिन्हें छुआ नहीं गया था। इस युग में ई यानी कर्मचारियों को एक नया शब्द का अर्थ समझ में आया। वो शब्द था छटनी। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जब किसी कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी की घोषणा होती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं। दुखद बात यह है कि अधिकांश कर्मचारी ये नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से एस भी मंदी से मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस और बीमे की दरों में कमी आ गई थी तथा रियल एस्टेट व शेयर बाजार में भी उन्हें नुकसान हुआ था। परिणाम यह हुआ कि जो लोग मूलतः क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में थे वे 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम से वित्तीय रूप से बुरी तरह आहत और परेशान हुए। दौलत का हस्तांतरण। हालांकि बाएं हिस्से के लोग कष्ट उठा रहे थे, परंतु क्वाड्रेंट के बी और आई हिस्से में काम कर रहे लोग अमीर बन रहे थे, क्योंकि सरकार अधिकांश लोगों से लेकर कुछ लोगों को दे रही थी। टैक्स कानून बदलकर निवेश के क्षेत्र में टैक्स की चालाकी के ऐसे उपाय खत्म कर दिए गए थे जिनके द्वारा लोग सिर्फ नुकसान दिखाने के लिए रियल एस्टेट खरीद रहे थे। कई तो उच्च आय वाले कर्मचारियों या डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और छोटे बिजनेस मालिकों जैसे प्रोफेशनल लोग थे। इस युग से पहले उन्हें इतनी अधिक आमदनी होती थी कि उसके सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी कि वे नुकसान दिखाने के लिए रियल एस्टेट खरीदें और अगर अतिरिक्त धन हो तो उसे स्टॉक मार्केट में निवेश कर दें। जब सरकार ने टैक्स सुधार अधिनियम से उस छिद्र को हटा लिया तो दौलत का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण शुरू हुआ। मेरी राय में क्वाड्रेंट के ई और एस वाले हिस्से से बहुत सी दौलत ले ली गई और उसे बी और आई वाले हिस्से में रख दिया गया। जब बचत और बुरे कर्ज देने वाली संस्थाएं असफल हो गई तो डिपॉजिट किए गए अरबों डॉलर खतरे में पड़ गए। उस धन को वापस चुकाना था, परंतु बचत और रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स में गंवाए गए बिलियनों डॉलर चुकाने के लिए कौन बचा था? जाहिर है करदाता, और उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। टैक्स कानून में परिवर्तन के कारण करदाता कई बिलियन डॉलर के भुगतान में उलझ गए। आप में से कुछ को शायद उस सरकारी संस्था की याद होगी जिसे रिजोल्यूशन ट्रस्ट कॉरपोरेशन या आरटीसी कहा जाता था।
आरटीसी नामक ये संस्था रियल एस्टेट में धराशायी होने से उत्पन्न फोरक्लोजर्स लेने के लिए उत्तरदायी थी। यह संस्था इन्हें लेकर उन लोगों को सौंप देती थी जो रियल एस्टेट को संभालना जानते थे। मेरे कई मित्रों और मेरे लिए यह वित्तीय क्षेत्र में ईश्वर के वरदान की तरह था। जैसा आपको याद होगा, मैंने कहा था, धन को आंखों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से देखा जाता है। इस दौर में भावनाएं बहुत तेजी से भड़क रही थीं और लोगों की नजरें धुंधली हो गई थीं। लोगों ने भी वही देखा जो देखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों के साथ तीन चीजें हुई। पहला, हर तरफ दहशत फैली हुई थी। जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो वित्तीय बुद्धि अक्सर गायब हो जाती हैं। लोग अपने नौकरियों के जाने, अपने प्रॉपर्टी की कीमत घटने, स्टॉक मार्केट के धराशायी होने और बिजनेस कम होने के कारण इतने चिंतित थे कि वे अपने सामने मौजूद शानदार अवसरों को नहीं देख पाए। उनके भावनात्मक विचारों ने उन्हें अंधा कर दिया था। आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के बजाय अधिकांश लोग अपनी गुफाओं में जाकर छुप गए। दूसरा, उनमें क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में अपेक्षित तकनीकी योग्यताओं की कमी थी। जिस तरह डॉक्टर के लिए कई वर्षों का अध्ययन और फिर कार्य अनुभव जैसी तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित है, उसी तरह बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों में भी उच्च विशेषज्ञता वाली तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित हैं। इन तकनीकी योग्यताओं में वित्तीय साक्षरता शामिल है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है वित्तीय क्षेत्र की शब्दावली जानना। इसका मतलब ये जानना है कि कर्ज को पुनर्गठित कैसे किया जाए या वित्तीय प्रस्ताव किस तरह बनाया जाए। आप में कई सीखी जा सकने वाली योग्यताएं होना चाहिए, जैसे यह है कि आपका बाजार कौन सा है और पूंजी कैसे उगाई जाती है। जब आरटीसी ने कहा हम बैंकर का पिटारा बेचना चाहते हैं, इसमें वह जायदाद है जिसका मूल्य कभी $2 करोड़ था, परंतु आज आप इसे $40 लाख में ले सकते हैं, तो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश लोगों को यह पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ईश्वर के इस वित्तीय तोहफे को खरीदने के लिए $40 लाख कैसे इकट्ठे करेंगे, या फिर शायद उन्हें यह पता नहीं था कि बुरे और अच्छे सौदों के बीच के फर्क को कैसे समझा जाए। तीसरा, उनके पास नकदी देने वाली मशीन नहीं थी। इस दौरान अधिकांश लोगों को जिंदा बचे रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रही थी। क्योंकि मैं बी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए मेरा बिजनेस मेरे बहुत कम परिश्रम के बावजूद फल फूल रहा था। 1990 तक मेरा बिजनेस दुनिया भर में फैल चुका था और हमारे 11 ऑफिस थे। बिजनेस जितना बढ़ता गया, मुझे उतना ही कम शारीरिक श्रम करना पड़ा और मेरे पास उतना ही अधिक धन आता गया। मैंने जो सिस्टम बनाया था, वो और उससे जुड़े लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। अतिरिक्त धन और खाली समय की बदौलत मैं और मेरी पत्नी सौदों की तलाश करने में अपना बहुत सा समय दे पाए, क्योंकि उस दौरान वहां पर बहुत से लाभदायक सौदे मौजूद थे। यह बहुत अच्छा समय था, यह बहुत बुरा समय था। एक कहावत है, किसी के जीवन में क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि व्यक्ति उस घटना का कैसा अर्थ लगाता है। 1986 से 1996 तक का दौर कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा समय था, परंतु कुछ लोगों के लिए ये उनके जीवन का बहुत अच्छा समय था। जब 1986 में मेरे पास अपने अमीर डैडी का फ़ोन आया, तो मैंने यह भांप लिया कि इस आर्थिक परिवर्तन की बदौलत मेरे सामने एक अद्भुत अवसर आने वाला है। हालांकि उस वक्त मेरे पास अतिरिक्त धन ज़्यादा नहीं था, परंतु बी और आई के रूप में अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करने में संपत्तियां बना सकता था। मैं इसी अध्याय के बाद मैं विस्तार से बताऊंगा कि मैंने किस तरह ऐसी संपत्तियां बनाई जिन्होंने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की। सफल और सुखी जीवन की एक कुंजी इतना लचीला होना है कि हमारे रास्ते में जो भी परिवर्तन आए, हम उस पर उचित प्रतिक्रिया कर सकें। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करके उसे अच्छा बनाने में समर्थ हों। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग उस युग में तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों का मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। वे परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। इंसानों को ये वरदान मिला है, वे आमतौर पर आशावादी होते हैं और उनमें भूलने की क्षमता होती है। 10 या 12 साल बाद वे पुरानी घटनाएं भूल जाते हैं और इसके बाद स्थितियां एक बार फिर बदल जाती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। आज लोग कमोबेश 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम को भूल गए हैं। ई और एस पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टैक्स छिद्र चले गए हैं। उन्होंने जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उन्होंने पहले से ज़्यादा मेहनत की।
इसकी बदौलत अर्थव्यवस्था सुधर गई, उनकी आमदनी बढ़ गई और उनका टैक्स अकाउंटेंट दोबारा वही समझदारी भरी सलाह देने लगा। एक बड़ा मकान खरीदो, कर्ज पर आप जो ब्याज देते हैं वो कर से मिलने वाली सबसे अच्छी छूट है, और इसके अलावा आपका मकान आपकी संपत्ति है, यह आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इसलिए वे आसान मासिक किस्तों को देखते हैं और एक बार फिर कर्ज में गहराई तक डूब जाते हैं। मकान उद्योग आसमान छू रहा है, लोगों के पास आमदनी ज़्यादा है और ब्याज की दरें कम हैं। लोग ज़्यादा बड़े मकान खरीद रहे हैं, उत्साहित हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वे फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की ज़रूरत है। मेरी राय में दौलत का एक बड़ा हस्तांतरण एक बार फिर होने वाला है। हो सकता है यह इस साल ना हो, परंतु यह होना तय है। बहरहाल यह ठीक उसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ था, बल्कि कुछ अलग होगा। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे आर्थिक इतिहास से संबंधित पुस्तकें पढ़वाई थी। अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, परंतु इतिहास खुद को दोहराता है। बहरहाल परिस्थितियां ठीक वैसे ही नहीं होती है। धन लगातार क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में बह रहा है। यह हमेशा इसी दिशा में बहता है। कई लोग तो कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं, परंतु इसके बावजूद वे अब तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट उछाल में धन डाल रहे हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोग उस समय बेचेंगे जब बाजार शिखर पर होगा। रोचक बात यह है कि उसी समय क्वाड्रेंट के सबसे बाएं हिस्से वाले अति सावधान लोग अपने डर छोड़कर बाजार में कूदेंगे। फिर कोई घटना होगी और बाजार धराशायी हो जाएगा। जब धूल छटेगी तो सच्चे निवेशक एक बार फिर मैदान में आ जाएंगे। जिन शेयरों को उन्होंने कुछ समय पहले बेचा था, अब वे उन्हें एक बार फिर खरीद लेंगे। एक बार फिर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से की ओर दौलत का बड़ा हस्तांतरण होने वाला है। जो लोग धन गंवाते हैं उनके भावनात्मक घाव भरने में कम से कम 12 साल का समय लगता है, परंतु घाव भर जाते हैं जब शेयर बाजार दोबारा आसमान छूने लगता है। उस समय लोग न्यूयॉर्क यानकीज के महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा के इस बयान को दोहराते हैं। एक बार फिर उत्साह की लहर फैली हुई है। क्या यह कोई षड्यंत्र है? खासतौर पर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों से मैंने कई बार सुना है कि ये एक तरह का विश्वव्यापी षड्यंत्र है जिसे बैंकों को नियंत्रित करने वाले कुछ अति संपन्न परिवार रखते हैं। बैंकिंग षड्यंत्रों को लेकर वर्षों से अफवाहें उड़ रही हैं। क्या सचमुच कोई षड्यंत्र है? मुझे नहीं मालूम। क्या कोई षड्यंत्र हो सकता है? कुछ भी संभव है। मैं जानता हूं कुछ शक्तिशाली परिवारों के पास अपार संपत्ति है, परंतु क्या मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मेरे ख्याल से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ दाएं क्वाड्रेंट के लोग हैं जिनकी मानसिकता समान है, दूसरी तरफ बाएं क्वाड्रेंट के लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं। दोनों ही क्वाड्रेंटों के लोग धन नाम का बड़ा खेल खेल रहे हैं, परंतु उनका दृष्टिकोण अलग अलग है और वे अलग अलग नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। बड़ी समस्या यह है कि बाएं क्वाड्रेंट के लोग ये नहीं देख पाते हैं कि दाएं क्वाड्रेंट के लोग क्या कर रहे हैं, जबकि दाएं क्वाड्रेंट के लोग जानते हैं कि बाएं क्वाड्रेंट के लोग क्या कर रहे हैं। डैन की तलाश करना। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के कई लोग ये पता लगाने की मेहनत नहीं करते हैं कि दाएं हिस्से वाले लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। इसके बजाय वे डैन की तलाश करने में जुट जाते हैं। कुछ सदियों पहले तक हमारे यहाँ एक बहुत बुरी परंपरा ये थी कि प्लेग या ऐसे ही कोई महामारी फैलने पर लोग डैन की तलाश करते थे। अपनी दुर्दशा के लिए उन्हें किसी न किसी को तो दोष देना ही था। जब तक विज्ञान ने माइक्रोस्कोप नहीं खोज लिया और लोगों को यह नहीं पता लगा कि उनकी बीमारियों के लिए विषाणु जिम्मेदार हैं, तब तक वे अपनी बीमारियों के लिए दूसरे लोगों को दोषी मानते थे। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ महिलाओं को डैन घोषित करके उन्हें सरेआम जला देते थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि लोगों को होने वाले इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण कचरा और सीवेज है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि डैनों ने नहीं, बल्कि अपनी गंदी आदतों और माहौल द्वारा उन्होंने यह समस्याएं स्वयं उत्पन्न की थी। डैनों की तलाश आज भी होती है। कई लोग अपने वित्तीय दुर्दशा के लिए ठहराने के लिए किसी न किसी को खोज ही लेते हैं। ये लोग अक्सर अपनी व्यक्तिगत वित्तीय समस्याओं के लिए अमीरों को दोष देना चाहते हैं। वे समझना ही नहीं चाहते हैं कि उनकी दुर्दशा का प्रमुख कारण धन संबंधी ज्ञान की कमी है। हीरो खलनायक बन जाते हैं। हर कुछ सालों में एक नया वित्तीय गुरु प्रकट होता है।
लोगों को लगता है कि इस गुरु के पास दौलत का नया जादुई फार्मूला है। 1970 के दशक के अंत में हंट बंधुओं ने चांदी बाजार पर सिक्का जमाने की कोशिश की। दुनिया उनकी प्रतिभा की सराहना करने लगी, परंतु जब उनकी सलाह पर अमल करने के कारण बहुत से लोगों को नुकसान हुआ तो रातों रात उन्हें अपराधी मान लिया गया। इसी तरह 1980 के दशक के अंत में माइकल मिल्कन जंक बॉन्ड किंग बन गए। उस समय तक लोग उनकी वित्तीय प्रतिभा के गुण गाते रहे, परंतु जब बाजार धराशायी हुआ तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इंसान बदलते रहते हैं, परंतु इतिहास खुद को दोहराता है। आज हमारे पास नए निवेश हीरो हैं। वे टेलीविजन पर आते हैं, उनके नाम अखबारों में छपते हैं। वे नई हस्तियां हैं। उनमें से एक एलन ग्रीनमैन है, जो फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन हैं। आज वे भगवान का दर्जा पा चुके हैं। लोग सोचते हैं हमारी अद्भुत अर्थव्यवस्था का श्रेय उन्हीं को दिया जाना चाहिए। वारन बफे को भी दैवीय दर्जा मिल चुका है। जब वे कुछ खरीदते हैं तो हर व्यक्ति दौड़ लगाता है और बफे का खरीदा हुआ शेयर खरीद लेता है, और जब बफे बेचते हैं तो कीमतें रसातल छूने लगती हैं। बिल गेट्स पर भी पैनी निगाह रखी जाती है। धन उनके पीछे पीछे दौड़ता है। अगर निकट भविष्य में बाजार पूरी तरह से गिर जाए तो क्या आज के वित्तीय हीरो से कल हम नफरत करने लगेंगे? सिर्फ समय ही बताएगा। अर्थव्यवस्था के हर चढ़ाव में हीरो बनते हैं और हर उतार में खलनायक बनते हैं। इतिहास की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि लोग खलनायक भी उन्हीं को मानते हैं जिन्हें उन्होंने कभी हीरो माना था। क्योंकि लोग वित्तीय रूप से अंधे होते हैं, इसलिए दोष देने के लिए उन्हें हमेशा डायनों को जलाने या षड्यंत्रों का ढोल पीटने की जरूरत पड़ेगी। इतिहास खुद को दोहराएगा और एक बार फिर दौलत का बड़ा हस्तांतरण होगा। जब ये हस्तांतरण होगा तो उस समय आप किस तरफ होंगे, बाएं हिस्से में या दाएं हिस्से में? मेरी राय में लोग ये नहीं जानते हैं कि ये एक बड़े वैश्विक खेल में शामिल हैं। ये खेल लगभग आसमान में बने कैसीनो में खेला जा रहा है। बहरहाल किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया कि वे इस खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है। बैंकर नहीं बैंक बने। जब मेरी उम्र लगभग 25 साल थी तब जाकर मुझे यह समझ में आया कि इस खेल में सफल होने के लिए मुझे बैंक बनना होगा। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बैंकर के रूप में नौकरी करूं। मेरी उच्च शिक्षा शुरू होने ही वाली थी। इस दौरान मेरे अमीर डैडी ने मुझे सलाह दी कि मैं मॉर्गेज, रियल एस्टेट और वित्त जैसे शब्दों का अर्थ समझ लूं। मैं अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था जो मेरी आंखें नहीं देख सकती थी। उन्होंने मुझे खेल सीखने और उसे समझने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस खेल को सीखने के बाद मैं अपने ज्ञान का मनचाहा प्रयोग कर सकता हूं। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने ज्ञान से इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों को लाभ पहुंचाऊंगा। उन्होंने मुझे पूंजीवाद के महान लीडर्स पर पुस्तकें पढ़ने की सलाह भी दी, जैसे जॉन डी रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, हेनरी फोर्ड। मैंने रॉबर्ट हिल ब्रोनर की द वर्ल्डली फिलोसफर्स नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ी। जो लोग बी और आई वाले हिस्से में काम करना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हर युग में महानतम अर्थशास्त्रियों के बारे में विस्तार से बताती है। यह पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से शुरू होती है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के मस्तिष्क में झांकना मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव है। इन लोगों ने आधुनिक पूंजीवाद के संक्षिप्त इतिहास के विकास की समीक्षा की। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में लीडर बनना चाहते हैं तो मेरी राय में आर्थिक इतिहास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमारे इतिहास और भविष्य दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। द वर्ल्डली फिलोसफर्स के बाद मैं पॉल जेन पिल्जर की अनलिमिटेड वेल्थ, जेम्स डेल डेविडसन की द सॉवरेन इंडिविजुअल्स, रॉबर्ट प्रैक्टर की द क्रेस्ट ऑफ द वेव और हैरी डेंट की द ग्रेट बूम अहेड पुस्तकें पढ़ने की सलाह देता हूँ। हिल ब्रोनर की पुस्तक एक ज्ञान देती है कि हमने अपनी आर्थिक यात्रा कहाँ से शुरू की, और बाकी लेखक यह बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उनके विरोधी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी बदौलत मैं देख सकता हूँ जो मेरी आंखें नहीं देख सकती। वो चीज़ जिसे भविष्य कहा जाता है। इस तरह की पुस्तकें पढ़ने से मुझे अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के चक्र और प्रवृत्तियों का ज्ञान मिला। इन सब पुस्तकों में एक आम विषय वस्तु यह है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगले मोड़ पर खड़ा है। बैंक कैसे बने? 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम के बाद
अक्सर अवसर हर तरफ मौजूद थे। रियल एस्टेट स्टॉक्स और कंपनियां बहुत कम कीमतों पर मिल रही थी। हालांकि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के कई लोगों के लिए ये स्थिति विनाशकारी थी, परंतु मेरे लिए यही स्थिति अद्भुत थी, क्योंकि इस दौरान मैं अपने चारों तरफ मौजूद अवसरों का लाभ उठाने के लिए बी और आई क्वाड्रेंटों की अपनी योग्यताओं का प्रयोग कर सकता था। लोग लोभी बनने और हर लाभदायक दिखने वाले सौदे की तरफ भागने के बजाय मैंने रियल एस्टेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। रियल एस्टेट ही क्यों? यहाँ 5 आसान कारण दिए गए हैं। पहला, कीमत। रियल एस्टेट की कीमतें इतनी कम हो गई थी कि अधिकांश प्रॉपर्टीज की मॉर्गेज की किस्त अच्छे समय में चुकाए जाने वाले किराए से काफ़ी कम थी। इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में आर्थिक समझदारी दिख रही थी, जिसका मतलब यह था कि जोखिम बहुत कम था। यह ठीक उसी तरह था जैसे हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर में लगी सेल में जाएं, जहां हर चीज पर 50% छूट मिल रही थी। दूसरा, फाइनेंसिंग। बैंक मुझे शेयर खरीदने के लिए तो लोन नहीं देता, परंतु वो मुझे रियल एस्टेट पर लोन देने के लिए तैयार था। चूंकि मैं मार्केट की मंदी के दौरान अपनी अधिकतम खरीदी करना चाहता था, इसलिए मैंने रियल एस्टेट खरीदी ताकि बैंकों की फाइनेंसिंग का लाभ ले सकूं। उदाहरण के लिए, हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास निवेश के लिए $10,000 की बचत थी। इससे मैं $10,000 मूल्य के शेयर खरीद सकता था। मैं मार्जिन पर भी शेयर खरीद सकता था। जब आप मार्जिन पर शेयर खरीदते हैं तो आप कुल लागत का सिर्फ एक हिस्सा देते हैं और बाकी बचा हिस्सा ब्रोकर कंपनी कर्ज के रूप में दे देती है। परंतु मैं वित्तीय रूप से इतना सुदृढ़ नहीं था कि बाजार के और नीचे गिर जाने का जोखिम लूं। परंतु रियल एस्टेट में $10,000 की बचत के साथ $90,000 का लोन लेकर मैं $1,00,000 की प्रॉपर्टी खरीद सकता था। हम ये मान लेते हैं कि कुछ समय बाद शेयर बाजार और रियल एस्टेट दोनों की ही कीमतें 10% बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में मुझे रियल एस्टेट से $10,000 का लाभ होगा, जबकि शेयरों से सिर्फ $1,000 का लाभ होगा। तीसरा, टैक्स। अगर मैं शेयरों से $10,00,000 कमाता हूं तो मुझे अपने लाभ पर लगभग 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता। बहरहाल, रियल एस्टेट में मैं $10,00,000 की कमाई पर टैक्स बचा सकता था, क्योंकि मैं उसे अपने अगले रियल एस्टेट सौदे में डाल सकता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अधिक टैक्स लाभ लेने के लिए अपने प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन भी कर सकता था। महत्वपूर्ण टिप्पणी: मैं निवेश करने से पहले टैक्स के लाभ नहीं देखता हूं। मुझे जब किसी निवेश में आर्थिक समझदारी नजर आती है, उसके बाद ही मैं टैक्स के लाभों पर गौर करता हूं। टैक्स का लाभ उस निवेश को थोड़ा ज़्यादा आकर्षक बना देता है। चौथा, कैश फ्लो। हालांकि रियल एस्टेट की कीमतें कम हो गई थी, परंतु किराया कम नहीं हुआ था। इससे मेरी जेब में काफ़ी धन आया। इससे कर्ज की किस्तों का भुगतान भी हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे मुझे बाजार सुधरने का इंतज़ार करने का समय मिला। मकान किराए ने मुझे तब तक इंतज़ार करने में समर्थ बनाया जब तक कि रियल एस्टेट की कीमतें दोबारा चढ़ नहीं गई। जब कीमतें बढ़ गईं तो मैंने उन्हें बेचने की स्थिति में आ गया। हालांकि खराब समय में मुझ पर काफ़ी कर्ज था, परंतु इससे मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लोन की किस्त किराए से बहुत कम थी। तीसरा, बैंक बनने का अवसर। रियल एस्टेट ने मुझे बैंक बनने का अवसर दिया, जो मैं 1974 से करना चाहता था। बैंकर नहीं, बैंक बनो। रिच डैड पुअर डैड में मैंने इस बारे में लिखा है किस तरह अमीर लोग धन का निर्माण करते हैं और अक्सर बैंकर की भूमिका निभाते हैं। नीचे एक आसान उदाहरण दिया गया है जिसे हर व्यक्ति समझ सकता है। मान लीजिए मुझे एक मकान मिलता है जिसका मूल्य $1,00,000 है। सौदेबाजी करके मैं इसे सिर्फ $80,000 में खरीद लेता हूँ, 10,000 नगद और 70,000 का लोन। फिर मैं अखबार में इसे बेचने का विज्ञापन देता हूँ, जिसमें मैं इन जादुई शब्दों का प्रयोग करता हूँ। मकान बेचना है, मकान मालिक इसे जल्दी बेचना चाहता है, बैंक लोन की आवश्यकता नहीं, नगद भुगतान बहुत कम, आसान मासिक किस्तें। फोन की घंटी धड़ाधड़ बजने लगती है। मकान को रैप या लीज परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर बेचा जाता है, जिस बात पर निर्भर करता है आप किस देश में रहते हैं। आसान शब्दों में, मैं उस मकान को 1,00,000 के IOU में बेच देता हूं। ये सौदा इस तरह दिखता है। मेरी बैलेंस शीट: संपत्तियों में $1,00,000 IOU, दायित्व में $70,000 का लोन। खरीदार की बैलेंस शीट में संपत्तियों में कुछ नहीं, दायित्व में $1,00,000 का IOU। यह सौदा टाइटल और एस्क्रो ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है, जो अक्सर भुगतानों को देखता है।
अगर ये वह व्यक्ति $1 लाख का भुगतान नहीं कर सकता तो मैं सिर्फ इसे फोरक्लोज कर देता हूं और वह प्रॉपर्टी अगले व्यक्ति को बेच देता हूं जो कम नगद भुगतान और आसान किस्तों वाले मकान में रहना चाहता है। इन शर्तों पर मकान खरीदने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं। इसका कुल प्रभाव यह होता है कि मैंने अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $30,000 बना लिए जिसके लिए मुझे ब्याज मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक जो लोन देती है उसके लिए उसे ब्याज मिलता है। मैं बैंक बनना शुरू कर रहा था और मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। आपको पिछले अध्याय में मेरे अमीर डैडी द्वारा कहे शब्द याद होंगे, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो। अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कर्ज छोटा हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की भाषा में मैंने अपने जोखिम को खत्म ले ऑफ कर लिया या उसे किसी दूसरे खरीदार पर डाल दिया, हेजिंग था। यह वित्त की दुनिया का खेल है। इस तरह के सौदे दुनिया भर में होते हैं, परंतु मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे पास आकर यह जादुई शब्द कहते हैं, आप इसे यहाँ नहीं कर सकते। अधिकांश छोटे निवेशकों को यह एहसास ही नहीं होता कि कई बड़ी व्यावसायिक इमारतें ठीक उसी तरह से बेची और खरीदी जाती हैं जैसे ऊपर बताया गया है। कई बार यह बैंकों के माध्यम से भी होता है, परंतु अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता। यह बिना बचत किए $30,000 बचाने की तरह है। अगर आपको पुराना अध्याय याद हो तो मैंने लिखा है कि सरकार धन की बचत के लिए लोगों को टैक्स में छूट नहीं देती है। मुझे नहीं लगता कि बैंक कभी सरकार से ऐसा करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि आपकी बचत उनका दायित्व है। अमेरिका की बचत की दर इसलिए कम है क्योंकि बैंकों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपके धन या आपकी बचत की जरूरत नहीं है। इसलिए यह उदाहरण बैंक बनने का एक तरीका है जिसमें आप बिना अधिक प्रयास किए अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। इस $30,000 के लिए कैश फ्लो का डायग्राम इस तरह है। इस डायग्राम में कई रोचक तथ्य हैं। पहला, मैं अपने $30,000 पर ब्याज दर तय करता हूं। अक्सर यह 10% होती है। अधिकांश बैंक आजकल आपको बचत पर 5% से अधिक ब्याज नहीं देते हैं। इसलिए अगर मैं अपने बचत के $10,000 का प्रयोग भी नकद भुगतान में करूं, हालांकि मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करता हूं, तो भी इस पर मिलने वाला ब्याज बैंक से मिलने वाले ब्याज से अधिक होता है। दूसरा, एक तरह से $20,000 का निर्माण करने की तरह है। $30,000 एक $10,000 का नगद भुगतान जिनका पहले कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक करता है, एक संपत्ति का निर्माण करता है और फिर उस पर ब्याज वसूलता है। तीसरा, ये $20,000 कर मुक्त है। ई क्वाड्रेंट के औसत व्यक्ति को $20,000 की कर मुक्त आय कमाने के लिए लगभग $40,000 की तनख्वाह की आवश्यकता होगी। कर्मचारी द्वारा कमाई गई आय 50-50 का सौदा है, क्योंकि आपको तनख्वाह मिलने से पहले ही सरकार इसका 50% हिस्सा काट लेती है। चौथा, प्रॉपर्टी टैक्स, रख रखाव और मैनेजमेंट फीस खरीदार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने अब प्रॉपर्टी खरीदार को बेच दी है। पांचवा, इसके अलावा भी कई और फायदे हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में कई रचनात्मक चीजें की जा सकती हैं जिनसे शून्य से धन उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें सिर्फ बैंक की भूमिका निभाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह के सौदे को पूरा करने में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। सवाल यह है, अधिकांश लोगों को अतिरिक्त $40,000 कमाने में कितना समय लगता है, जिससे वे उस आमदनी पर टैक्स और अन्य खर्च कम करके $20,000 बचा सकें। आय संरक्षण, रिच डैड पुअर डैड में मैंने संक्षेप में यह बताया है कि अमीर लोग कॉरपोरेशनों का प्रयोग क्यों करते हैं। पहला, संपत्ति संरक्षण के लिए। अगर आप अमीर हैं तो लोग मुकदमों के द्वारा आपकी संपत्ति आपसे छीनना चाहेंगे। इसे दूसरे शब्दों में किसी गहरी जेब वाले व्यक्ति की तलाश करो भी कहा जा सकता है। अमीर लोगों की संपत्तियां उनके नाम में नहीं होती हैं। उनकी संपत्तियां सुरक्षा की खातिर ट्रस्टों और कॉरपोरेशनों में रखी जाती हैं। दूसरा, आय संरक्षण के लिए, चूंकि आमदनी कॉरपोरेशन की संपत्ति से होती है, इसलिए सरकार उस पर उतना ज़्यादा टैक्स नहीं वसूल पाती है जितना यह व्यक्तियों से वसूल लेती है। कठोर शर्त, अगर आप कर्मचारी हैं तो श्रृंखला इस तरह बनती है: कमाओ, टैक्स दो, फिर खर्च करो। कर्मचारी के रूप में आपकी कमाई पर टैक्स लगता है और आपको तनख्वाह मिलने से पहले ही यह टैक्स कट जाता है। इसलिए अगर किसी कर्मचारी को
$30,000 प्रति वर्ष का भुगतान होता है, तो सरकार के दखल के बाद ये सिर्फ $15,000 ही बचा रहता है। इस $15,000 में आपको अपने हाउस लोन की किस्त देना है, परंतु कम से कम आपको अपने ब्याज लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। बैंक यही तर्क देकर आपको एक बड़ा मकान खरीदने के लिए तैयार करता है। अगर आप कॉरपोरेशन के माध्यम से आमदनी प्राप्त करते हैं तो श्रृंखला इस तरह होगी: कमाओ, खर्च करो, टैक्स दो। कॉरपोरेशन के माध्यम से भी $30,000 की आमदनी का अधिकांश हिस्सा आप खर्च कर देते हैं, तब कहीं जाकर सरकार को इस पर टैक्स वसूलने का मौका मिलता है। अगर आप कॉरपोरेशन के स्वामी हैं तो नियम आप बनाते हैं, जब तक कि आपके बनाए नियम टैक्स कानून के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए आप अपनी कंपनी के उप नियम में लिख सकते हैं कि बच्चे की देखभाल आपके रोजगार पैकेज का हिस्सा है। इस तरह से कंपनी चाइल्ड केयर के लिए टैक्स चुकाने से पहले $400 प्रति माह का भुगतान कर सकती है। अगर आप टैक्स चुकाने के बाद यह भुगतान करेंगे तो आपको चाइल्ड केयर के लिए लगभग $800 कमाने होंगे। सूची लंबी है और यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कॉरपोरेशन का मालिक किन मदों में पहले खर्च कर सकता है, जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। यात्रा व्यय पर भी कर में छूट मिलती है, जब तक कि आप ये रिकॉर्ड रखें कि आपने उस यात्रा में बिजनेस संबंधी काम किया। उदाहरण के लिए आपकी कोई बोर्ड मीटिंग थी। ये सुनिश्चित कर लें कि आप नियमों का पालन करें। यहाँ तक कि कई मामलों में मालिकों और कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लान भी अलग अलग होते हैं। इतना कह देने के बाद मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए, जिनके तहत आप इन खर्चों पर टैक्स में छूट लेते हैं। मैं टैक्स कानूनों के तहत वैध तरीकों से टैक्स छूट लेने में विश्वास करता हूं, परंतु मैं कानून तोड़ने की सलाह नहीं देता हूं। एक बार फिर इन प्रावधानों में से कुछ का लाभ लेने से पहले यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं। अगर आपकी सारी आमदनी कंपनी के कर्मचारी के रूप में होती है और आप इसका स्वामी या नियंत्रक नहीं है, तो आपके लिए आय या संपत्ति संरक्षण के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कर्मचारी हैं तो अपनी नौकरी करने के साथ साथ आप बी और आई क्वाड्रेंट में भी जगह बनाना शुरू कर दें। वित्तीय स्वतंत्रता तक तीव्र गति से पहुंचने का रास्ता इन दोनों क्वाड्रेंटों से होकर ही गुजरता है। वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करने का रहस्य यह है कि आप एक से अधिक क्वाड्रेंटों में काम करें। मुफ्त में मिली जमीन। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी शोरगुल से दूर जायदाद खरीदना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि कुछ एकड़ जमीन खरीद लें जहां बलूत के ऊंचे वृक्ष हों, जिनके बीच में जलधारा प्रवाहित हो रही हो। हम एकांत भी चाहते थे। हमें 20 एकड़ भूमि मिल गई, जिसकी कीमत $75,000 थी। बेचने वाला 10% नगद चाहता था और बाकी को वो 10% की ब्याज दर पर कर्ज में देने के लिए तैयार था। सौदा अच्छा था। समस्या यह थी कि यह कर्ज के उस नियम के खिलाफ था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वह नियम यह था, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो। अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि ये छोटा कर्ज हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। मैंने और मेरी पत्नी ने $75,000 की ज़मीन छोड़ दी और किसी ऐसी ज़मीन की तलाश की जिसमें अधिक समझदारी हो। मेरे लिए $75,000 बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि हमारा कैश फ्लो इस तरह था: दायित्व $75,000 मॉर्गेज के रूप में। और मेरे अमीर डैडी के नियम को याद रखें, अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको भुगतान मिलना चाहिए। इस सौदे में मैं कर्ज और जोखिम ले रहा था, परंतु मुझे भुगतान मिलने के बजाय भुगतान मैं कर रहा था। 1 महीने बाद हमें एक ज़मीन का टुकड़ा मिला जो पहले वाली प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा सुंदर था। यह 87 एकड़ का था। इसमें बलूत के ऊंचे वृक्ष भी थे और जलधारा भी बह रही थी। इस पर एक घर भी बना था जिसका मूल्य $1,15,000 का था। मैंने बेचने वाले को पूरी कीमत देने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते वो मेरी शर्तों पर इसे बेचने को तैयार हो जाए, और उसने ऐसा ही किया। संक्षेप में कहा जाए तो हमने मकान की मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए। इसके बाद हमने कम नगद भुगतान, आसान मासिक किस्त के फार्मूले का प्रयोग करते हुए मकान और 30 एकड़ भूमि $2,15,000 में बेच दी। इस प्रक्रिया में हमने 57 एकड़ जमीन अपने लिए बचा ली। संपत्तियों में $2,15,000 आए, दायित्व में $1,15,000। नया मकान मालिक रोमांचित था, क्योंकि मकान सुंदर था जिसे वो नगद भुगतान दिए बिना खरीद रहा था।
मैं आपको ये बता दूं कि उसने भी यह मकान अपनी कंपनी के माध्यम से खरीदा। वह चाहता था कि इस मकान का इस्तेमाल उसके कर्मचारियों के लिए कारपोरेट रिट्रीट की तरह हो, ताकि वो कंपनी की संपत्ति की तरह इसका डिप्रिसिएशन कर सकें और रख रखाव की लागत को भी कम कर सकें। इसके अलावा वो ब्याज को कर योग्य आय में भी घटा सकता था। कि वो मुझे जो ब्याज देता था उससे मैं अपने ब्याज का भुगतान बड़ी आसानी से कर देता था। कुछ साल बाद उसने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए और मेरा पूरा लोन पटा दिया। लोन मिलते ही मैंने भी अपने लोन का भुगतान कर दिया। अब वो भी कर्ज मुक्त था और मैं भी। मैंने जो $1 लाख का लाभ कमाया उसे मैंने जमीन और मकान में होने वाले लाभ पर टैक्स चुका दिया। कुल परिणाम यह निकला कि कर्ज बिल्कुल नहीं बचा था। मुझे इस सौदे में टैक्स के बाद $15,000 का लाभ हुआ और मैं 57 एकड़ बेहतरीन जमीन का मालिक भी बन गया। वह तो वैसे ही बात हो गई जैसे आपकी मनचाही चीज के लिए कोई आपको पैसे दे। आज मेरी बैलेंस शीट उस एक सौदे से इस तरह दिखती है। संपत्तियों में 57 एकड़ भूमि, $15,000 नगद, दायित्व में कुछ भी नहीं। आईपीओ आईपीओ या किसी निजी कंपनी के शेयर खरीदना भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि शब्द, बाजार और खिलाड़ी अलग हैं, परंतु सिद्धांत वही है। जब मेरा संगठन कोई कंपनी बनाता है जिसे हम सार्वजनिक करने वाले होते हैं, तो हम अक्सर उसका मूल्य खुद तय करते हैं। हालांकि हम इसे उचित बाजार मूल्य की सटीक राय पर आधारित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम अपनी कंपनी के शेयर बाजार में लाते हैं और एक व्यक्ति के बजाय बहुत से लोगों को बेच देते हैं। अनुभव का महत्व। एक और कारण से मैं आई क्वाड्रेंट में उतरने से पहले लोगों को बी क्वाड्रेंट से शुरुआत करने की सलाह देता हूं। चाहे निवेश रियल एस्टेट में हो या बिजनेस, शेयर या बॉन्ड में, एक अंतर्निहित व्यापक व्यावसायिक समझदारी होती है जो दीर्घकालीन निवेशक में होना ही चाहिए। कुछ लोगों में यह व्यापक समझदारी होती है, कईयों में नहीं होती। ऐसा मूलतः इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज हमें उच्च विशेषज्ञ होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वह व्यापकता से प्रशिक्षित नहीं करते हैं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा। जो लोग बी या आई क्वाड्रेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मैं छोटी शुरुआत करने की सलाह दूंगा और समय लेने के भी। जब आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ जाए तब बड़े सौदे करें। याद रखें कि $80,000 और $8 लाख के सौदों में इकलौता अंतर सिर्फ एक शून्य का है। छोटे सौदे में भी गुजरने की प्रक्रिया वही रहती है जो करोड़ों डॉलर की बहुत बड़ी पब्लिक ऑफरिंग में होती है। ये सिर्फ अधिक लोगों, अधिक सुनियों और अधिक आनंद की बात है। जब किसी व्यक्ति को अनुभव और प्रतिष्ठा मिल जाती है तो बड़े निवेशों का निर्माण करने में कम धन लगता है। कई बार तो बहुत सा धन कमाने में पैसा लगता ही नहीं। क्यों? अनुभव मूल्यवान है। जैसा पहले कहा गया है, अगर आप जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है तो लोग और पैसा दोनों ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। छोटी शुरुआत करें और समय लें। अनुभव धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आसान है। सिद्धांततः क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के अंक और सौदे इतने ही आसान होते हैं, चाहे हम स्टॉक के बारे में बात करें या बॉन्ड, रियल एस्टेट या कंपनियों के बारे में। वित्तीय रूप से समृद्ध होने का मतलब है अलग तरह से सोचने में समर्थ होना, अलग क्वाड्रेंट में सोचने में समर्थ होना। इसके अलावा आपके पास अलग तरीके से काम करने का साहस भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति इस नए प्रकार के चिंतन के हिसाब से काम करता है, उसे एक बहुत मुश्किल चीज का सामना करना पड़ता है। उसे उन असंख्य लोगों का सामना करना पड़ता है जो कहते हैं आप यह नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के सीमित चिंतन को परास्त कर सकते हैं और इस तरह की बात कहने वाले लोगों को खोज सकते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ऐसा कैसे किया जाता है। आपको ये सिखाने में मुझे खुशी होगी तो आपका जीवन आसान बन जाएगा। कानून। मैंने इस अध्याय की शुरुआत 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम से की थी। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन था, परंतु यह आखिरी नियम परिवर्तन नहीं था। मैं 1986 के अधिनियम का प्रयोग सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ। इसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कानून और नियम कितने सशक्त हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्वाड्रेंट के बी या आई वाले हिस्से में सफल बनना है तो उसे बाजार की शक्तियों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता तो है ही। उसे कानून कैसे परिवर्तनों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए जो बाजार की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में आज टैक्स कानून में 1 लाख से अधिक पृष्ठ हैं। मैं सिर्फ IRS की बात कर रहा हूँ। संघीय कानून में 12 लाख से अधिक पृष्ठ हैं
औसत पाठक को अमेरिका का पूरा कानून पढ़ने में 23,000 साल लगेंगे। हर साल बहुत से कानून बनाए जाते हैं, विलोपित किए जाते हैं और बदले जाते हैं। इन परिवर्तनों की जानकारी रखना एक आदमी के बूते की बात नहीं है। जब भी कोई कहता है ये कानून के खिलाफ है, तो मैं जवाब में उनसे पूछता हूँ, क्या उसने अमेरिका के कानून की हर पंक्ति पढ़ ली है? अगर वो हाँ कहता है तो मैं धीरे धीरे पीछे हटता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। कभी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ पीठ ना करें जिसे वह लगता है कि उसे हर कानून की जानकारी है। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होने के लिए आपको आंखों से 5% और मस्तिष्क से 95% देखने की जरूरत है। कानूनों और बाजारों की शक्तियों को समझना वित्तीय सफलता के लिए अनिवार्य है। दौलत के प्रचुर हस्तांतरण अक्सर तब घटित होते हैं जब कानून और बाजार बदलते हैं। इसलिए अगर आप इन परिवर्तनों का इस्तेमाल अपने नुकसान के बजाय अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं, तो इनकी ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सरकार को आपके धन की आवश्यकता है। मैं टैक्स चुकाने में विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार कई ऐसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य सेवाएं चलाती हैं जो अच्छी तरह चल रही सभ्यता के लिए अनिवार्य है। मेरी राय में दुर्भाग्य से सरकार को प्रबंधन की शिकार है। इसका आकार जरूरत से ज़्यादा बड़ा है और इसने बहुत से ऐसे वादे कर लिए हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती। परंतु ये उन राजनेताओं और कानूनविदों की गलती नहीं है जो आज सत्ता में हैं। इसका कारण यह है, जिन वित्तीय समस्याओं का हम आज सामना कर रहे हैं उनमें से अधिकांश को 60 साल पहले के राजनेताओं ने पैदा किया था। आज के कानून बनाने वाले समस्या को सुलझाने और उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर कानून बनाने वालों को सत्ता में बने रहना है तो वे जनता को सच्चाई नहीं बता सकते। अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि जनता अब भी सरकार पर विश्वास करती है और ये उनकी वित्तीय और चिकित्सा संबंधी समस्याओं को सुलझा देगी। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार छोटी होती जा रही है और समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अब सरकार को और ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेंगे, भले ही राजनेता ऐसा ना करने का वायदा करते रहें। इसलिए संसद ने 1986 का टैक्स सुधार अधिनियम पारित किया। इसे टैक्स कानून करने का एक टैक्स छिद्र बंद करना था। अगले कुछ वर्षों में हमारी कई पश्चिमी सरकारों की अधिक टैक्स वसूल करना पड़ेगा ताकि बहुत पुराने वादों को पूरा किया जा सके। मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के ये वादे लाखों करोड़ों संख्य कर्मचारियों से किए गए थे। हालांकि जनता को अभी इस बात का पूरा एहसास नहीं है, परंतु समस्या की गंभीरता 2010 तक स्पष्ट दिखने लगेगी। दुनिया को यह एहसास हो जाएगा कि अमेरिका कर्ज लेकर इन समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकता। फोर्ब्स पत्रिका ने बढ़ते अमेरिकी कर्ज के बारे में ये अनुमान लगाया। अगर आप ध्यान दें तो ये कर्ज 2010 तक कम होगा और फिर तेजी से बढ़ने लगेगा। ये तब बढ़ेगा जब अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक लोग रिटायर होंगे। 2010 तक बेबी बूमर्स की पहली खेप 65 साल की हो जाएगी। सन 2010 तक बेबी बूमर्स शेयर बाजार में पैसा लगाने के बजाय उसमें से पैसा निकालने लगेंगे। उनमें से कई लोग तो ये काम पहले ही कर लेंगे। सन 2010 तक 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनका मकान जरूरत से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बच्चे दूर चले गए हैं। फिर वे अपने बड़े मकान बेचना शुरू कर देंगे ताकि वे देश के अधिक अपराध मुक्त इलाकों यानी छोटे कस्बों में रहने जा सकें। अचानक वर्तमान रिटायरमेंट साधन, जिन्हें अमेरिका से 401 और कई कॉमनवेल्थ देशों में सुपर एन्युएशन फंड्स कहा जाता है, सिकुड़ने लगेंगे। ये इसलिए सिकुड़ेंगे क्योंकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे बाजार के साथ ऊपर जाते हैं और बाजार के साथ ही नीचे आते हैं। म्यूचुअल फंड्स अपने शेयर बेचने लगेंगे क्योंकि रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेबी बूमर्स शेयर बेचने का आदेश दे देंगे। बेबी बूमर्स को अचानक काफ़ी कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इन म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाले लाभ पर टैक्स लगेगा। इन शेयरों को ऊंची कीमतों पर बेचने से जो लाभ होगा उसे फंड अपने सदस्यों को सौंप देंगे। कई बेबी बूमर्स तो ऐसे कैपिटल गेंस के लिए भी टैक्स चुकाएंगे जो उन्हें मिले ही नहीं है। याद रखें, टैक्स वसूलने वालों को सबसे पहले पैसा मिलता है। इसके साथ ही लाखों गरीब बेबी बूमर्स की सेहत खराब होने लगेगी क्योंकि इतिहास बताता है कि अमीरों की तुलना में गरीबों की सेहत कम अच्छी होती है। मेडिकेयर दिवालिया हो जाएगी और पूरे अमेरिका में शासकीय सहायता के लिए हड़कंप मचने लगेगा। इसे ये भी जोड़ दें कि उस समय अमेरिका के बजाय चीन का GNP सबसे ज़्यादा होगा और इसके साथ ही यूरोपीय मॉनेटरी यूनियन का उदय होगा। मुझे लगता है कि
तनख्वाह और सामान की कीमतें दोनों ही कम होंगी और या उत्पादकता आसमान छूना पड़ेगा, ताकि इन दो बड़ी आर्थिक बाधाओं की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह सब 2010 तक होगा, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दौलत का अगला महान हस्तांतरण षड्यंत्र नहीं, बल्कि अज्ञान द्वारा होगा। हम औद्योगिक युग के बड़े सरकार और बड़ी कंपनियों की अधिकारवादी मानसिकता के आखिरी दौर में हैं और हम आधिकारिक रूप से सूचना युग में प्रवेश कर रहे हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। मेरी राय में वर्ष 1942 जितना ही महत्वपूर्ण था जब कोलंबस एशिया की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा था। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक युग की आधिकारिक शुरुआत 1492 में हुई थी। इसका अंत 1989 में हुआ। अब नियम बदल गए हैं। इतिहास एक मार्गदर्शक है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे अच्छी तरह से खेल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे अच्छी तरह सीखने के बाद मैं क्या करना चाहता था, इसके लिए मैं स्वतंत्र था। मैं लेखन कार्य करता हूं और चिंतातुर होकर सिखाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि वित्तीय रूप से खुद की देखभाल कैसे की जाए और अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए सरकार या कंपनी पर निर्भर ना रहा जाए। मैं आशा करता हूं मैं आर्थिक राह पर जिन चीज़ों को आते देख रहा हूं वे अभी आए ही नहीं हैं और मेरा अनुमान गलत साबित हो। शायद सरकारें लोगों की देखभाल के अपने वादों को पूरा कर सकें, शायद वे टैक्स बढ़ाती रहें और अधिक गहरे कर्ज में उतरती रहे। शायद स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता रहे और कभी नीचे ना आए, और शायद रियल एस्टेट की कीमतें हमेशा ऊपर जाती रहें और आपका मकान आपका सर्वश्रेष्ठ निवेश बन जाए। और शायद करोड़ों लोगों को न्यूनतम आमदनी में सुख मिले तथा वे अपने परिवार को अच्छी जीवन देने में समर्थ हो सकें। शायद ये सब कुछ हो सकता है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इतिहास अच्छा मार्गदर्शक है तो ऐसा नहीं होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर कोई 75 साल की उम्र तक जिंदा रहता है तो उसे 2 रिसेशंस और 1 मंदी से होकर गुजरना पड़ता है। बेबी बूमर्स 2 रिसेशन से तो गुजर चुके हैं, परंतु अभी उन्होंने मंदी को नहीं झेला है। शायद कभी मंदी होगी ही नहीं, परंतु इतिहास ऐसा नहीं कहता। मेरे अमीर डैडी ने मुझे महान पूंजीपतियों और अर्थशास्त्रियों पर पुस्तकें इसलिए पढ़वाई थी ताकि मुझे ज़्यादा लंबा और बेहतर दृष्टिकोण मिल सके कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह समुद्र में लहरें होती हैं, उसी तरह बाजार में भी बड़ी लहरें होती हैं। समुद्र की लहरें हवा और सूर्य द्वारा चलती हैं, जबकि वित्तीय बाजारों की लहरें मानवीय भाव, लोभ और भय द्वारा चलती हैं। मैं नहीं सोचता कि मंदी, डिप्रेशन अतीत की वस्तु है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब में हमेशा लोभ और भय की भावनाएं होती हैं। जब लोभ तथा भय टकराते हैं और व्यक्ति हार जाता है तो अगला मानवीय भाव डिप्रेशन या विषाद है। विषाद 2 मानवीय भावों क्रोध और दुख से बना है। खुद पर क्रोध और नुकसान का दुख, आर्थिक विवाद विषाद, भावनात्मक विषाद है। लोग नुकसान उठाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में दिख सकती है, परंतु इसके बावजूद करोड़ों लोग विषाद की विभिन्न अवस्थाओं में रहेंगे। हो सकता है वे नौकरी कर रहे हों, परंतु मन में वे जानते हैं कि वे वित्तीय प्रगति नहीं कर रहे हैं। वे खुद पर नाराज होते हैं और अपने समय को नुकसान पर दुखी होते हैं। अधिकांश ये बात नहीं जानते हैं कि वे औद्योगिक युग के इस विचार में जकड़े हुए हैं, सुरक्षित नौकरी खोजो और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। एक बड़ा परिवर्तन और एक अवसर। हम जबरदस्त परिवर्तन और अवसर के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा, जबकि कुछ लोगों के लिए यह बहुत बुरा समय रहेगा। राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कैनेडी एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्वाड्रेंट के BI वाले हिस्से से आए थे। उन्होंने नीचे गिरे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किए। दुर्भाग्य से आज भी करोड़ों लोग नीचे गिरे हुए हैं और उनके दिमाग में वही विचार भरे हैं जिन्हें सदियों से बचपन में सिखाया जा रहा है। इस तरह के विचार जैसे स्कूल जाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित नौकरी मिल सके। शिक्षा आज पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु हमें लोगों को ये सिखाना चाहिए कि वे सिर्फ सुरक्षित नौकरी खोजने और कंपनी या सरकार से रिटायरमेंट के बाद देखभाल करने से आगे की बात सोचें। यह औद्योगिक युग का विचार है और अब हम उस युग में नहीं हैं। कोई नहीं कहता कि यह निष्पक्ष है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष देश नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है। कुछ लोग बाकी लोगों से अधिक मेहनत करते हैं, अधिक स्मार्ट हैं, सफलता की अधिक चाहत रखते हैं, अधिक गुणी हैं या अच्छे जीवन से अधिक इच्छुक हैं। अगर हम में दृढ़ संकल्प है तो हम इन महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु जब भी कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है
तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि यह पक्षपातपूर्ण है। यदि लोग सोचते हैं कि सच्ची निष्पक्षता तो यह है कि अमीर लोग अपनी दौलत गरीबों में बराबरी से बांट लें, परंतु कोई भी ये नहीं कहता कि यह निष्पक्ष है। हम चीज़ों को जितना अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही कम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि जातीय भेदभाव है, तो मैं उनसे सहमत हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा चीज़ों का अस्तित्व है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के भेदभाव से चिढ़ता हूँ। जापानी मूल होने का कारण मैंने इस भेदभाव को व्यक्तिगत रूप से भोगा है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में भेदभाव होता है, खासकर कंपनियों में। आपका चेहरा, आपका स्कूल, आप श्वेत हैं या अश्वेत, या भूरे हैं या पीले, या पुरुष है या महिला, ये सब चीज़ें क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में महत्वपूर्ण बन जाती है, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में इनका कोई महत्व नहीं होता। दायां हिस्सा निष्पक्षता या सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता और खेल के प्रेम के बारे में चिंतित होता है। आप दाएं हिस्से में खेलना चाहते हैं तो खिलाड़ी आपका स्वागत करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा, वे आपका पहले से ज़्यादा स्वागत करेंगे और आपने रहस्य पूछेंगे। अगर आप हार जाते हैं तो वे खुशी खुशी आपका सारा धन ले लेंगे। बहरहाल कभी शिकायत ना करें या अपनी असफलताओं के लिए किसी दूसरे को दोष ना दें। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में खेल इस तरह से नहीं खेला जाता। यह निष्पक्षता है ही नहीं। निष्पक्ष होना इस खेल के स्वभाव में ही नहीं है। सरकार BI वाले हिस्से को क्यों छोड़ देती है? वास्तविकता यह है कि सरकारें BI वाले हिस्से को नहीं छोड़ती हैं। इस हिस्से को बचने का अधिक बड़ा कारण यह है कि BI वाले हिस्से में दौलत बचाने और छुपाने के ज़्यादा तरीके होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में मैंने कॉरपोरेशन की शक्ति के बारे में बताया था। अमीर लोग अपना अधिकांश दौलत इसलिए रख पाते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कॉरपोरेशन को नहीं पड़ती। कॉरपोरेशन दुनिया में स्वतंत्रता से यात्रा करता है और अक्सर स्वतंत्रता से काम कर सकता है। व्यक्ति को सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अमेरिका में काम करने के लिए उसे ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है, परंतु कॉरपोरेशन को नहीं पड़ती है। हालांकि सरकारें कॉरपोरेशन से अधिक धन लेना पसंद करेंगी, परंतु वे जानती हैं अगर उन्होंने बुरे टैक्स कानून पारित किए तो कॉरपोरेशन अपने धन और नौकरियां दोनों को ही किसी दूसरे देश में ले जाएंगे। औद्योगिक में लोग ऑफशोर का नाम किसी देश की तरह लेते हैं। अमीरों ने हमेशा टैक्स बंदरगाह पसंद किए हैं जहां उनके धन के साथ दयालुता का व्यवहार किया जाए। आज ऑफशोर कोई देश नहीं है, ये साइबर स्पेस है। धन चूंकि एक विचार है और अदृश्य है, इसलिए अब ये अदृश्य में छुप सकता है और कम से कम मानवीय आंखों से ओझल हो सकता है। जल्द ही लोग अंतरिक्ष में घूमने वाले उपग्रह के माध्यम से बैंकिंग करेंगे जिनमें बंधन नहीं होगा, या फिर वे किसी ऐसे देश में बिजनेस करने का फैसला करेंगे जिसके कानून अमीरों का अधिक समर्थन करते हों। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है कि कॉरपोरेशंस औद्योगिक युग की शुरुआत में लोकप्रिय बने। कोलंबस द्वारा संपन्नता से भरी नई दुनिया को खोजने के ठीक बाद जब भी अमीर लोग समुद्र में जहाज भेजते थे तो वे जोखिम लेते थे, क्योंकि अगर जहाज डूब जाए तो अमीर लोग दुर्घटना में मरने वाले जहाजियों के परिवारों के कर्जदार नहीं होना चाहते थे। इसलिए कॉरपोरेशन बनाए गए ताकि कानूनी संरक्षण मिल सके और जोखिम सिर्फ लगाए गए धन तक ही सीमित रहे, उससे अधिक ना हो। इस तरह अमीरों ने अपने धन का जोखिम लिया और जहाजियों ने अपने जीवन का। तब से अब तक ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। दुनिया में मैं जिन लोगों के साथ सौदा करता हूं वे मूलतः इसी तरीके से सौदा करते हैं, अपने खुद के कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के रूप में। सिद्धांत में वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। दरअसल निजी नागरिक के रूप में भी उनका अस्तित्व नहीं होता। अपने अमीर कॉरपोरेशन के अफसरों के रूप में उनका अस्तित्व होता है, परंतु निजी नागरिकों के रूप में वे किसी चीज़ का स्वामी नहीं होते। और दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ वह लोग मुझसे कहते हैं आप इस देश में ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अधिकांश लोगों को बहुत कम एहसास होता है कि पश्चिमी जगत के अधिकांश नियम और कानून समान है। हो सकता है समान चीज़ों के वर्णन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु सिद्धांततः उनके कानून काफ़ी हद तक समान है। मेरी सलाह है कि अगर संभव हो तो आपको कम से कम अपने ही कॉरपोरेशन का कर्मचारी होने के बारे में विचार करना चाहिए। ये उच्च आय वाले S और B के लिए खास तौर पर उचित है, भले वे फ्रेंचाइजी मालिक हों या वे नेटवर्क मार्केटिंग से धन कमाते हों। सुयोग्य वित्तीय सलाहकारों की सलाह लें, वे आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके चुनने और उस पर अमल करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
दो तरह के कानून हैं। सही तौर पर ऐसा लग सकता है कि अमीरों के लिए अलग तरह के कानून होते हैं और बाकी लोगों के लिए अलग तरह के, परंतु वास्तव में कानून सबके लिए एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग कानूनों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग ऐसा नहीं कर पाता। यह मूलतः अंतर है। कानून वही है, वे हर एक के लिए बनाए गए हैं और मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप स्मार्ट सलाहकार रखें तथा कानूनों का पालन करें। कानून तोड़कर जेल पहुंचने के बजाय कानूनी रूप से धन कमाना बहुत आसान है। इसके अलावा आपको आपके कानूनी सलाहकार आपको आने वाले कानूनी परिवर्तनों के बारे में पहले से चेतावनी भी दे देंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कानून बदलते हैं तो दौलत का हस्तांतरण होता है। दो विकल्प मुक्त समाज में रहने का एक लाभ यह है कि हमारे पास विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। मेरी राय में दो बड़े विकल्प होते हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता। अगर आप सुरक्षा का विकल्प चुनते हैं तो आपको अत्यधिक टैक्स और सजा की तरह वाले ब्याज भुगतानों के रूप में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप स्वतंत्रता का विकल्प चुनते हैं तो आपको पूरा खेल सीखने की जरूरत होगी और फिर उस खेल को खेलना होगा। यह आपका चुनाव है कि आप इस खेल को किस क्वाड्रेंट से खेलना चाहते हैं। इस पुस्तक का खंड 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट की विशिष्ट बातों को परिभाषित करता है, जबकि खंड 2 उस व्यक्ति की मानसिकता और नजरिए का ध्यान केंद्रित करता है जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से का विकल्प चुनता है। इसलिए जब आपको यह जान लेना चाहिए कि आप वर्तमान में क्वाड्रेंट में कहाँ हैं और आपके मन में यह विचार भी होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके पास उस मानसिक प्रक्रिया और मानसिकता की बेहतर समझ भी होना चाहिए जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में आवश्यक है। चूंकि मैं आपको क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक पहुंचने के तरीके बता चुका हूं, इसलिए अब मैं आपको अधिक स्पष्ट जानकारी देना चाहूंगा। इस पुस्तक के खंड 3 में वे 7 कदम बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपने वित्तीय तीव्र मार्ग को खोज सकें, जिसे मैं क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक पहुंचने के लिए अनिवार्य मानता हूं। लेखक की टिप्पणी 1943 में अमेरिका ने अपने सभी कर्मचारियों की तनख्वाह पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में ई क्वाड्रेंट के लोगों को तनख्वाह मिलने से पहले ही सरकार उसमें से टैक्स काट लेती थी। जो सिर्फ ई था, उसके पास सरकार से बचने के बहुत कम रास्ते थे। 16वें संशोधन की आशा थी कि सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसके बजाय अब मामला यह था कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्सों के हर व्यक्ति पर टैक्स लगता था, भले वो अमीर हो या गरीब। जैसा पहले बताया जा चुका है, अमेरिका में सबसे कम तनख्वाह वाला कर्मचारी अमीर और मध्य वर्ग की तुलना में कुल आय का अधिक प्रतिशत कर चुकाता है। 1986 में टैक्स सुधार अधिनियम ने एस क्वाड्रेंट के उच्च भुगतान वाले प्रोफेशनल्स को अपने काबू में किया। इस अधिनियम ने खासतौर पर डॉक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, दंत चिकित्सकों, इंजीनियरों और अन्य व्यवसायों की सूची बनाई। इस तरह इस अधिनियम ने इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल बना दिया कि वे अपने आमदनी की सुरक्षा बी और आई क्वाड्रेंटों के अमीरों की तरह कर सकें। इन प्रोफेशनल्स को बिजनेस सी कॉरपोरेशन के बजाय एस कॉरपोरेशन के द्वारा चलाने के लिए व्यवस्था किया गया। ऐसा ना करने पर टैक्स में जुर्माने का प्रावधान था। अमीर लोग जुर्माना नहीं देते। इन उच्च आय वाले प्रोफेशनल्स आमदनी एस कॉरपोरेशन के माध्यम से गुजरती है और इस पर अधिकतम व्यक्तिगत टैक्स दर से टैक्स लगता है। उनके पास आय संरक्षण के लिए कटौतियां करने का अवसर नहीं होता जो सी कॉरपोरेशन के पास होता है। इसके साथ ही कानून ने सभी एस कॉरपोरेशन को कैलेंडर वर्ष में अपना वर्ष समाप्त करने के लिए व्यवस्था कर दिया। इसे वे पूरी आमदनी पर अधिकतम दर से टैक्स देने के लिए मजबूर हो गए। जब मैं हाल ही में अपने व्यक्तिगत सीपीए के साथ इन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहा था तो उसने मुझे याद दिलाया कि नए सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आमतौर पर सबसे बड़ा झटका बिजनेस के पहले साल के अंत में लगता है, जब उन्हें यह एहसास होता है कि ये सबसे बड़ा टैक्स का भुगतान वे कर रहे हैं वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। यह टैक्स ई या कर्मचारियों पर जितना लगता है, एस या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पर यह उससे दुगना लगता है और यह सकल आय पर लगता है, यानी इसमें से कटौतियां या व्यक्तिगत छूटें कम नहीं की जाती हैं बल्कि पूरी आमदनी पर कर की गणना की जाती है। दूसरी तरफ कॉरपोरेशन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम ने अमेरिका के ई और एस को रियल एस्टेट में निवेश करने या शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश करने से प्रभावकारी तरीके से पीछे धकेल दिया। एक बार जब छटनी शुरू हो गई तो करोड़ों लोग न सिर्फ अपने नौकरियों के बारे में कम सुरक्षित महसूस करने लगे बल्कि वे अपने रिटायरमेंट के बारे में भी कम सुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि वे अपने भावी वित्तीय कल्याण की कागजी संपत्तियों पर आधारित कर रहे थे
जो बाजार के उतार चढ़ाव से नियंत्रित होते हैं। 1986 के टैक्स सुधार कानून का ये इरादा भी नजर आता है कि ये अमेरिका के छोटे छोटे सामुदायिक बैंकों को बंद करना चाहता है और समूची बैंकिंग को बड़े राष्ट्रीय बैंकों तक सीमित करना चाहता है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिका, जर्मनी और जापान के बड़े बैंकों से टक्कर ले सके। अगर इरादा यही था तो ये सफल रहा है। आज अमेरिका में बैंकिंग कम व्यक्तिगत है और विशुद्ध रूप से यह अंकों का मामला है। इसका परिणाम यह हुआ, कुछ वर्ग के लोगों के लिए अब होम लोन लेना संभव नहीं रहा है। छोटे कस्बे का बैंकर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता था, इसलिए वो लोन दे देता था। परंतु अगर आप आज कंप्यूटर की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वह आपका नाम बाहर फेंक देता है। 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम के बाद अमीर अधिक कमाई करते रहे, कम काम करते रहे, कम टैक्स चुकाते रहे और अधिक संपत्ति संरक्षण पाते रहे। उन्होंने यह उसी फार्मूले का प्रयोग दोबारा किया जो मुझे मेरे अमीर डैडी ने 40 साल पहले सिखाया था। बिजनेस बनाओ और रियल एस्टेट खरीदो। सी कॉरपोरेशन से बहुत सा पैसा कमाओ और अपनी आमदनी को रियल एस्टेट के द्वारा सुरक्षित रखो। करोड़ों अमेरिकावासी काम करते हैं, बहुत सा टैक्स चुकाते हैं और हर महीने म्यूचुअल फंड में बिलियनों डॉलर डालते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग चुपचाप अपने सी कॉरपोरेशन के शेयर बेच रहे हैं, खुद को ज्यादा अमीर बना रहे हैं और फिर रियल एस्टेट में बिलियनों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। सी कॉरपोरेशन के एक शेयर से खरीदार को कंपनी का स्वामित्व के जोखिम में हिस्सा मिल जाता है। बहरहाल, कंपनी के शेयर होने से शेयर होल्डर्स को वे लाभ नहीं मिलते जो सी कॉरपोरेशन का स्वामी बनने और रियल एस्टेट में निवेश करने से मिलते हैं। मेरे अमीर डैडी ने भी सी कॉरपोरेशन में बिजनेस बनाने और फिर रियल एस्टेट खरीदने की सलाह क्यों दी? क्योंकि टैक्स कानून इस तरह से काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देते हैं। परंतु इस पुस्तक के विषय से अलग चर्चा है। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक जैसे बहुत अमीर लोगों के शब्दों को याद रखें। मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। मेरे अमीर डैडी के शब्दों को भी याद रखें जिन्होंने मेरे दिमाग में लगातार ये भरा, बिजनेस बनाओ और रियल एस्टेट खरीदो। दूसरे शब्दों में, टैक्स कानूनों का पूरा लाभ लेने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में दौलत की तलाश करें। 1990 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह वादा करने के बाद भी टैक्स बढ़ा दिए। मेरे होंठ देखिए, कोई नया टैक्स नहीं। 1992 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने टैक्स में बहुत भारी बढ़ोतरी कर दी। टैक्स बढ़ने की वजह से ई और एस तो प्रभावित हुए, परंतु अधिकांश मामलों में बी और आई प्रभावित नहीं हुए। जैसे जैसे हम औद्योगिक युग से दूर होते जाएंगे और सूचना युग में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें विभिन्न क्वाड्रेंटों से जानकारी इकट्ठी करने की आवश्यकता है। सूचना युग में गुणवत्ता भरी जानकारी हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जैसा एरिक हॉफर ने एक बार कहा था, परिवर्तन के समय में सीखने वाले धरती के स्वामी बनते हैं। हालांकि ज्ञानी खुद को उस दुनिया में बेहतर परिणाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार पाते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। याद रखें, हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति भिन्न है, इसलिए मैं हमेशा सुझाव देता हूं, पहला, सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल्स और वित्तीय सलाह लें। उदाहरण के लिए, हालांकि सी कॉरपोरेशन कुछ मामलों में अच्छी तरह काम कर सकता है, परंतु ये सभी मामलों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में भी कभी कभार एस कॉरपोरेशन बनाना उचित होता है। दूसरा, याद रखें, अमीरों, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए अलग अलग सलाहकार होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह दाएं हिस्से और बाएं हिस्से के लोगों के लिए अलग अलग सलाहकार होते हैं। इस प्रकार भी विचार करें कि आप उन्हीं लोगों से सलाह लें जो पहले से ही वहां हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तीसरा, टैक्स में छूट के लालच में कभी बिजनेस या निवेश ना करें। टैक्स में छूट एक अतिरिक्त बोनस है ताकि आप उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से सरकार आपसे काम करवाना चाहती है। यह कारण नहीं बल्कि बोनस होना चाहिए। चौथा, अगर आप अमेरिकी नागरिक नहीं हैं तब भी सलाह यही है, हमारे कानून अलग हो सकते हैं परंतु उस योग्य सलाह खोजने का सिद्धांत वही रहते हैं। दाएं हिस्से के लोग पूरी दुनिया में लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अध्याय 10 की शुरुआत होती है जिसका टाइटल है छोटे कदम उठाएं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, 1000 मील लंबी यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। मैं इस कहावत को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। इसके बजाय मैं ये कहना चाहूँगा, 1000 मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग छोटे कदम उठाने के बजाय बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने उन बहुत मोटे लोगों को देखा है जो अचानक 20 पाउंड वजन कम करके दुबले होने का फैसला करते हैं। वे क्रैश डाइट पर रहते हैं जो अचानक
जो 2 घंटे जिम जाते हैं, फिर 10 मील तक जॉगिंग करते हैं। ये सिलसिला शायद 1 सप्ताह तक चलता है। वे कुछ पाउंड वजन कम भी कर लेते हैं, परंतु इसके बाद दर्द, बोरियत और भूख की वजह से उनकी इच्छा शक्ति डगमगा जाती है और उनका संकल्प डिग जाता है। लगभग 2 सप्ताह बाद उनकी पुरानी आदतें एक बार फिर उन पर हावी हो जाती हैं और वे ज़्यादा खाने लगते हैं, व्यायाम करना छोड़ देते हैं और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। बड़ी छलांग लगाने के बजाय मैं एक छोटा कदम आगे बढ़ाने की प्रबल सलाह देता हूं। दीर्घकालीन वित्तीय सफलता का पैमाना यह नहीं है कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया है। दीर्घकालीन वित्तीय सफलता का पैमाना यह है कि आपके कदमों की संख्या कितनी है, आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कितने वर्षों से बढ़ रहे हैं। वास्तव में किसी भी प्रयास में सफलता या असफलता का फार्मूला है। धन के संबंध में मैंने देखा है कि बहुत से लोग अचानक बहुत थोड़े से धन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। ऐसे लोग हवा में छलांग लगा देते हैं, पर आ जाते हैं और निढाल हो जाते हैं। अगर आपने अपने लिए कर्ज का गड्ढा खोद रखा है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको पहले एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है और इस स्थिति में आगे की तरफ छोटा कदम बढ़ाना मुश्किल होता है। आप हाथी को किस तरह से खाते हैं? पुस्तक के इस खंड में उन 7 कदमों का वर्णन है जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की दिशा में आपका मार्गदर्शन करते हैं। मेरे अमीर डैडी के मार्गदर्शन की बदौलत मैंने 9 साल की उम्र से इन 7 कदमों का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। मैं जीवन भर इनका अनुसरण करता रहूंगा, परंतु इन 7 कदमों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देता हूं। अगर आप इस काम को एक ही सप्ताह में करने की कोशिश करेंगे तो आपको यह बहुत मुश्किल लग सकता है। उस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल होगा, यह बात तय है। इसलिए छोटे कदमों से शुरू करें। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, रोम एक दिन में नहीं बना था। बहरहाल जब मैं इस बात से घबरा जाता हूँ कि मुझे कितना कुछ सीखना है तो मैं एक और कहावत का प्रयोग करता हूँ, आप हाथी को किस तरह से खाते हैं? जवाब है, एक बार में एक कौर। और इसी तरह मैं आपको आगे बढ़ने की सलाह देता हूँ। अगर आप इस बात से चकरा जाते हैं कि आपको ई और एस क्वाड्रेंट वाले हिस्से से बी और आई क्वाड्रेंट वाले हिस्से की यात्रा करने के लिए कितना कुछ सीखना है, तो इस कहावत को याद कर लें। खुद के प्रति दयालु रहें और यह समझ लें कि इस बदलाव में आपको सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं सीखना है, इस प्रक्रिया में भावनात्मक रूप से सीखना भी शामिल है। जब आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक छोटे कदम उठा लेंगे तो आप अगली कहावत के लिए तैयार हैं। दौड़ने से पहले आपको चलना होगा। दूसरे शब्दों में, आप पहले छोटे कदम उठाते हैं, फिर चलते हैं और फिर दौड़ते हैं। मैं इसी मार्ग की अनुशंसा करता हूँ। अगर आप इस मार्ग को पसंद नहीं करते तो आप वो कर सकते हैं जो करोड़ों लोग करते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग तीव्र और आसान रास्ते पर चलकर फटाफट अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वे लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। और कौन जाने, हो सकता है आज का दिन आपका सौभाग्यशाली दिन हो। सक्रियता निष्क्रियता को हरा देती है। मेरा यह मानना है कि ई और एस को बी और आई वाले हिस्से में आगे बढ़ने में जो मुश्किलें आती हैं, उनका मूल कारण यह है कि वे गलतियां करने से बहुत डरते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मुझे असफल होने का डर है, या वे कहते हैं, मुझे अधिक जानकारी की जरूरत है, या क्या आप एक और पुस्तक की सलाह दे सकते हैं। उनका डर या आत्मशंका ही उन्हें उनके क्वाड्रेंट में जकड़े रखती है। कृपया 7 कदमों को पढ़ने का समय निकालें और हर कदम के अंत में दिए गए कार्य कदमों को पूरा करें। बी और आई वाले हिस्से की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिकांश लोगों के लिए वो छोटा सा कदम उठाना ही काफ़ी होगा। सिर्फ इन 7 कार्य कदमों को पूरा करने से आपके सामने संभावना और परिवर्तन के नए संसार के द्वार खुल जाएंगे। फिर बस छोटे कदम उठाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस बात को सबसे अच्छे ढंग से नाइक के विज्ञापन में कहा गया है, बस इसे कर दो। दुर्भाग्य से हमें स्कूल में यह सिखाया जाता है, गलतियां मत करो। करोड़ों उच्च शिक्षित व्यक्ति कदम तो उठाना चाहते हैं, परंतु गलतियां करने के भावनात्मक डर के कारण उन्हें लकवा मार जाता है। शिक्षक के रूप में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक यह सीखा है कि सचमुच को सीखने के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सीखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए सक्रियता निष्क्रियता को हमेशा हरा देती है। अगर आप काम करते हैं और गलती करते हैं तो कम से कम आप मानसिक, भावनात्मक और या शारीरिक रूप से कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति लगातार सही जवाब की तलाश करता है वह अक्सर उस रोग का शिकार होता है जिसे विश्लेषण का लकवा कहते हैं। बहुत से उच्च शिक्षित व्यक्ति इस रोग का शिकार होते हैं। सच तो यह है कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हमने गलतियां करके ही पैदल चलना और साइकिल चलाना सीखा है।
जो लोग सिर्फ गलतियों के डर से कोई काम करने से डरते हैं, वे मानसिक रूप से स्मार्ट होने के बावजूद भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपाहिज होते हैं। कुछ साल पहले दुनिया भर के अमीरों और गरीबों पर एक शोध हुआ। इस शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि गरीब घर में जन्मे लोग अंततः अमीर कैसे बन जाते हैं। इस अध्ययन से पता चला कि ये लोग चाहे किसी भी देश के निवासी हों, इनमें 3 प्रमुख गुण थे। पहला, उनके पास दीर्घकालीन दृष्टि और योजना थी। दूसरा, वे देर से संतुष्टि प्राप्त करने में विश्वास करते थे। तीसरा, वे चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाते थे। इस अध्ययन में पाया गया कि ये लोग दूर तक सोचते थे और योजना बनाते थे। वे जानते थे कि अगर वे लगातार अपने सपने को देखते रहें तो अंततः वे वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। वे दीर्घकालीन सफलता हासिल करने के लिए अल्पकालीन त्याग करने के इच्छुक रहते थे और देर से संतुष्टि प्राप्त करने के आधार पर काम करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन हैरान थे कि सिर्फ चक्रवृद्धि की शक्ति के द्वारा धन बहुत तीव्रता से बढ़कर कई गुना हो सकता है। वे धन के चक्रवृद्धि होने को इंसान की सबसे अद्भुत खोजों में से एक मानते हैं। वह अध्ययन चक्रवृद्धि को धन से परे एक अन्य स्तर पर भी ले गया। इस अध्ययन ने छोटे कदमों के विचार को सही ठहराया, क्योंकि सीखने की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम कई सालों तक चक्रवृद्धि होता गया। जिन लोगों ने एक भी कदम नहीं उठाया, उनके पास ज्ञान और अनुभव की विस्तृत वृद्धि की वो शक्ति नहीं है जो चक्रवृद्धि से आती है। इस अध्ययन में ये शोध भी किया गया कि लोग अमीर से गरीब क्यों बनते हैं। ऐसे कई अमीर परिवार थे जिन्होंने अपनी अधिकांश दौलत सिर्फ 3 पीढ़ियों बाद ही गंवा दी। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अध्ययन में यह पाया गया कि इन लोगों में ये 3 गुण थे। पहला, उनकी दृष्टि अल्पकालीन थी। दूसरा, उनमें तत्काल संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा थी। तीसरा, वे चक्रवृद्धि की शक्ति की अवहेलना करते थे। आज मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं उन्हें यह बता दूं कि तत्काल अधिक धन कैसे कमाया जाता है। लंबी दूर तक सोचने का विचार उन्हें पसंद नहीं आता। कई तो बहुत ही अल्पकालीन जवाब खोज रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन संबंधी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आज ही सुलझाया जाना जरूरी है, जैसे उपभोक्ता ऋण और नगण्य निवेश, जो तत्काल संतुष्ट होने की उनकी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। वे इस प्रकार सोचते हैं, जब तक जवानी है तब तक खाओ पियो और मौज करो। ये चक्रवृद्धि की शक्ति की अवहेलना है और इससे दीर्घकालीन दौलत के बजाय दीर्घकालीन कर्ज ही प्राप्त होगा। वे फटाफट जवाब चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि क्या करना चाहिए। वे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि दौलतमंद बनने के लिए उन्हें क्या बनना या होना चाहिए। इसके बजाय वे दीर्घकालीन समस्या के अल्पकालीन समाधान चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत सारे लोगों ने फटाफट अमीर बनो के जीवन दर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। मैं दुआ करता हूं कि उनकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ अच्छी किस्मत की ही जरूरत है। एक कारगर युक्ति हमेशा अधिकांश ने सुना है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिख लेते हैं वे लक्ष्य ना लिखने वालों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। कनाडा के ऑन्टेरियो के रेमंड आरोप नामक शिक्षक हैं। सेल्स, लक्ष्य निर्धारण, अपनी आय दुगनी करने और बेहतर नेटवर्क बनने जैसे विषयों पर उनके कई टेप और सेमिनार हैं। हालांकि कई प्रशिक्षक ये विषय सिखाते हैं, परंतु मैं उनकी अनुशंसा सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि इन महत्वपूर्ण विषयों पर उनके पास रोचक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो बिजनेस और निवेश की दुनिया में लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेगा। लक्ष्य निर्धारण के विषय में वे सुझाव देते हैं कि बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे कदम उठाना बेहतर है। वे बड़े दीर्घकालीन सपनों और इच्छाओं का सुझाव देते हैं। बहरहाल, जब लक्ष्य निर्धारण की बात आती है तो वे यह सलाह देते हैं कि अधिक हासिल करने के बजाय कम हासिल करने की योजना बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप छरारा शरीर चाहते हैं तो बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटा कदम उठाएं। जिम में 1 घंटे व्यायाम करने के बजाय सिर्फ 20 मिनट तक व्यायाम करने का संकल्प लें। दूसरे शब्दों में, छोटा लक्ष्य बनाएं और फिर इसकी प्राप्ति के लिए नियमित प्रयास करें। परिणाम यह होगा कि आप पर कम दबाव होगा। मैंने पाया है, दबाव कम होने पर मैं जिम जाना या कोई भी अन्य काम करना पसंद करता हूं जिसमें मुझे करना या बदलना होता है। अजीब बात यह है कि मैं छोटे लक्ष्य बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूं, बजाय इसके कि मैं बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लूं और खुद की जान लेने की कोशिश करूं। संक्षेप में, बड़े और साहसी सपने देखें, परंतु हर दिन छोटा सा कदम उठाएं। चट्टान के पार लंबी छलांग लगाने के बजाय छोटे कदम उठाएं। हर दिन पाए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करें, जिन्हें हासिल करने के बड़े लक्ष्य के मार्ग पर चलते रहने का प्रोत्साहन मिल सके।
मैं छोटे लक्ष्य हासिल करने के तरीके का एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं हर सप्ताह 2 ऑडियो कैसेट टेप सुनने का लिखित लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। अगर टेप अच्छा हो तो मैं एक ही टेप को 2-3 बार सुन सकता हूँ, परंतु फिर भी यह एक सप्ताह में 2 कैसेटों की गिनती में ही आ जाता है। मेरी पत्नी और मैंने यह लिखित लक्ष्य बनाया है कि हम बी और आई क्वाड्रेंटों के विषय पर होने वाले सेमिनारों में भाग लेंगे। हम हर साल कम से कम ऐसे 2 सेमिनारों में भाग लेते हैं। हम बी और आई क्वाड्रेंटों के विशेषज्ञों के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। इस दौरान भी हम मौज मस्ती, आराम, डिनर करते हुए काफ़ी कुछ सीखते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर बड़े और साहसी सपनों की तरफ आगे बढ़ने के ये कुछ तरीके हैं। मैं रेमंड और अरुण और लक्ष्य निर्धारण पर उनके टेप को धन्यवाद देता हूँ, जिसकी बदौलत मैं बहुत कम तनाव के साथ बहुत कुछ हासिल कर पाया। अब आप आगे बढ़ें और याद रखें कि आपको बड़े सपने देखना है, दीर्घकालीन चिंतन करना है, हर दिन थोड़ा सा हासिल करना है और छोटे कदम उठाना है। ये दीर्घकालीन सफलता पाने की कुंजी है। यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के दाएं हिस्से की तरफ पहुंचने की भी कुंजी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने नियम बदलना होगा। लोग अक्सर मेरा हवाला देते हुए कहते हैं, नियम बदल गए हैं। इन शब्दों पर श्रोता सहमति में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, नियम बदल गए हैं। अब तो पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। परंतु इसके बाद वे बाहर निकलते हैं और वही पुराने काम करने लग जाते हैं। औद्योगिक युग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करें विषय कक्षाओं में पढ़ाता हूं, तो मैं इसकी शुरुआत में एक अलग काम करवाता हूं। मैं विद्यार्थियों से उनका व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरवाता हूं। ये अक्सर जीवन बदलने वाला अनुभव साबित होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हद तक एक्सरे की तरह होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सरे आपको ये दिखाते हैं जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। जब क्लास के सदस्य अपने अपने स्टेटमेंट भर लेते हैं तो यह आसानी से दिख जाता है किसे वित्तीय कैंसर है और कौन वित्तीय रूप से स्वस्थ है। आमतौर पर जिन व्यक्तियों को वित्तीय कैंसर होता है उनके विचार औद्योगिक युग के होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि औद्योगिक युग के में लोग आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते थे। उनके नियम थे, कड़ी मेहनत करोगे तो आपको नौकरी देने वाली संस्था या सरकार आपके आने वाले कल का ख्याल रखेगी। इसलिए मेरे इतने सारे मित्र और परिवार वाले अक्सर कहते थे, कोई सरकारी नौकरी कर लो, उसमें बहुत लाभ मिलते हैं। या फिर वे यह कहते थे, किसी ऐसी कंपनी में काम करो जिसका रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छा हो, या किसी ऐसी कंपनी में काम करो जिसकी यूनियन बहुत शक्तिशाली हो। ये सारी सलाहें औद्योगिक युग के नियमों पर आधारित हैं, जिसे मैं एंटाइटलमेंट या लाभ के हक की मानसिकता कहता हूँ। हालांकि नियम बदल चुके हैं, परंतु बहुत से लोगों ने अपने व्यक्तिगत नियम, खासतौर पर अपने वित्तीय नियम अब भी नहीं बदले हैं। वे अब भी इस तरह से खर्च करते हैं जैसे उन्हें आने वाले कल की योजना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मैं इस चीज़ की तलाश करता हूँ कि उसके पास कोई भविष्य है या नहीं। क्या आपके पास भविष्य है? मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे किन बातों का ध्यान देता हूं। आय, व्यय, संपत्तियां, दायित्व। जिन लोगों के पास कैश फ्लो देने वाली संपत्तियां नहीं है उनका कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों के पास कोई संपत्तियां नहीं है वे आमतौर पर कड़ी मेहनत करते हैं और अपने खर्च पूरे करने के लिए तनख्वाह पर आश्रित होते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों के व्यय कॉलम को देखें तो उसमें 2 सबसे बड़े मासिक व्यय होते हैं, टैक्स और दीर्घकालीन कर्ज की किस्तें। इनकम स्टेटमेंट का ये कॉलम इस तरह दिखता है। इनकम स्टेटमेंट आय, व्यय में टैक्स लगभग 50%, कर्ज लगभग 35%, जीवन यापन के खर्च। बैलेंस शीट में संपत्तियां कुछ नहीं, दायित्व कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में लोगों को भुगतान मिलने से पहले सरकार और बैंक को भुगतान मिल जाता है। जो लोग अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले सकते उनका आमतौर पर कोई वित्तीय भविष्य नहीं होता। कुछ साल बाद वे खुद को गंभीर समस्या में फंसा पाएंगे। क्यों? जो व्यक्ति सिर्फ ई क्वाड्रेंट में है वो चाहकर भी टैक्स और कर्ज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एस भी इन 2 वित्तीय कैंसरों के बारे में थोड़ा ही कर सकता है। अगर आपको इसमें समझदारी नहीं लगती हो तो मैं आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की सलाह दूंगा ताकि आप इस अध्याय और आगे आने वाले अध्याय को आसानी से समझ सकें। 3 कैश फ्लो पैटर्न। जैसा रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है, मूलभूत रूप से 3 कैश फ्लो पैटर्न्स होते हैं। एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए और एक मध्य वर्ग के लिए। ये गरीबों का कैश फ्लो पैटर्न है, यह मध्य वर्ग का पैटर्न है
इस कैश फ्लो को पैटर्न को हमारे समाज में सामान्य और बुद्धिमत्तापूर्ण समझा जाता है। आखिरकार ये पैटर्न उन लोगों का है जिनके पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, अच्छे मकान, कार और क्रेडिट कार्ड है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी ने इसे मजदूर वर्ग का सपना कहा था। जब मैं वयस्कों के साथ अपना शैक्षणिक बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलता हूं, तो वे आमतौर पर मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वित्तीय साक्षरता यानी धन के अंकों और शब्दों से परिचित करवाया जा रहा है। इस खेल को खेलने में कई घंटे लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यह खेल लंबा है, बल्कि इसलिए क्योंकि खेलने वाला एक बिल्कुल नया विषय सीख रहे हैं। यह किसी विदेशी भाषा को सीखने की तरह है, परंतु अच्छी खबर यह है कि वित्तीय साक्षरता जल्द ही सीखी जा सकती है और फिर खेल में गति आ जाती है। खेल की गति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब खिलाड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं और वे इस खेल को जितने ज़्यादा खेलते हैं वे उतने ही ज़्यादा स्मार्ट और तेज होते जाते हैं। इसके अलावा ये खेल खेलने में उन्हें मज़ा भी आता है। कुछ और भी होता है, चूंकि अब वे वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं, इसलिए उनमें से कईयों को यह एहसास होने लगता है कि वे व्यक्तिगत रूप से कष्ट में हैं, हालांकि समाज उन्हें वित्तीय रूप से सामान्य मानता है। एक बात जान लीजिए, मध्य वर्ग का कैश फ्लो पैटर्न औद्योगिक युग में सामान्य था, परंतु सूचना युग में विनाशकारी हो सकता है। जब लोग खेल को सफलतापूर्वक सीख और समझ लेते हैं तो वे नए जवाब खोजने लगते हैं। ये उनके व्यक्तिगत वित्तीय स्वास्थ्य की अलार्म घड़ी बन जाता है। ये लगभग वैसा ही होता है जैसे हल्का सा हार्ट अटैक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बना देता है। समाज के उस पल में कई लोग मेहनतकश मध्य वर्गीय व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। कैश फ्लो को कई बार खेलने के बाद कुछ लोग अपने सोचने के तरीके को बदलकर अमीरों की तरह सोचने लगते हैं और वे इस तरह दिखने वाला कैश फ्लो पैटर्न चाहते हैं। मानसिक विचार का यही पैटर्न अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझे बचपन से सिखाना चाहते थे। संपत्तियों से आए हो, इसलिए उन्होंने हमें तनख्वाह नहीं दी। वे नहीं चाहते थे कि हमें ऊंची तनख्वाह वाले नौकरी के विचार की लत पड़ जाए। वे चाहते थे कि हम विचारों का ऐसा पैटर्न विकसित करें जो सिर्फ संपत्तियों और आय के बारे में हो, जो कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, किराए की आमदनी, बिजनेस की अतिरिक्त आय और रॉयल्टीज के बारे में सोचें। जो लोग सूचना युग में सफल होना चाहते हैं उन्हें अपनी वित्तीय बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि को इस तरीके से सोचने में लगाना होगा। जितनी जल्दी वे ऐसा कर लेंगे उतनी ही जल्दी वे वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा कम होती जा रही है, इसलिए कैश फ्लो का यह पैटर्न मुझे अधिक समझदारीपूर्ण लगने लगा है। इस पैटर्न को आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को ई और एस क्वाड्रेंट के बजाय दुनिया को बी और आई क्वाड्रेंटों से देखने की जरूरत है। मैं इसे सूचना युग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए भी कहता हूं क्योंकि आजकल आमदनी कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि ज्ञान से प्राप्त होती है। सूचना युग में कड़ी मेहनत का अर्थ वो नहीं है जो कृषि युग और औद्योगिक युग में था। सूचना युग में जो शारीरिक रूप से सबसे कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सबसे कम भुगतान मिलेगा। यह वर्तमान में भी सच है और इतिहास में भी। बहरहाल आज जब लोग कहते हैं कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट बनो, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि आप ई या एस क्वाड्रेंटों में स्मार्ट बने। दरअसल उनका मतलब ये होता है कि आप बी या आई क्वाड्रेंटों में स्मार्ट बने। यह सूचना युग का चिंतन है। इसी वजह से वित्तीय बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि आज भी अनिवार्य है और भविष्य में भी रहेगी। तो जवाब क्या है? जाहिर है मेरा जवाब यह है कि आप खुद को गरीब या मध्य वर्गीय व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचने के लिए शिक्षित करें। दूसरे शब्दों में बी या आई क्वाड्रेंट से दुनिया को देखें और उसके बारे में सोचें। बहरहाल समाधान इतना आसान नहीं है कि आप स्कूल जाकर इसका कोर्स कर लें। बी या आई क्वाड्रेंट में सफल बनने के लिए वित्तीय बुद्धि, सिस्टमों की बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि की जरूरत होती है। ये चीजें स्कूल में नहीं सीखी जा सकती। इन बुद्धियों को सीखना इसलिए कठिन है क्योंकि अधिकांश वयस्कों की प्रोग्रामिंग कड़ी मेहनत करो और खर्च करो की जीवन शैली से की गई है। उन्हें वित्तीय चिंता सताती है, इसलिए वे नौकरी करते हैं और वहां कड़ी मेहनत करते हैं। वे घर आते हैं और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की खबरें सुनते हैं। इसके बाद उनकी चिंता बढ़ जाती है। फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए वे नए मकान या कार की शॉपिंग करने चले जाते हैं या फिर तनाव कम करने के लिए गोल्फ खेलने चले जाते हैं। समस्या यह है कि चिंता सोमवार की सुबह को दोबारा लौट आती है। आप अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू कर सकते हैं? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। मैं हमेशा छोटी शुरुआत करने और शिक्षित होने की सलाह देता हूं, बजाय इसके कि आप दौड़ कर जाएं और सिर्फ कोई म्यूचुअल फंड या किराए की जायदाद खरीद लें।
अगर लोग अमीर डैडी की तरह सोचना चाहते हैं और वे सीखने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में सचमुच गंभीर हैं, तो मैं उन्हें बोर्ड गेम कैश फ्लो खेलने का सुझाव देता हूं। मैंने खेल इसलिए बनाया है ताकि लोगों को अपनी वित्तीय बुद्धि सुधारने में मदद मिल सके। इससे लोगों को वह आवश्यक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण मिलता है ताकि वे गरीब या मध्य वर्ग के व्यक्ति के बजाय अमीर व्यक्ति की तरह सोचने की ओर क्रमशः परिवर्तन कर सकें। इससे लोग ये सीख जाते हैं कि सिर्फ मोटी तनख्वाह या बड़ा घर सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। धन नहीं बल्कि कैश फ्लो चिंता को दूर करता है। दरअसल वित्तीय चिंता उत्पन्न करने वाली समस्याएं वित्तीय संघर्ष और गरीबी हैं। ये ऐसे मानसिक और भावनात्मक छिद्र हैं जो लोगों को चूहा दौड़ में फंसाए रहते हैं। जब तक इन मानसिक और भावनात्मक बंधनों को नहीं तोड़ा जाता, तब तक पैटर्न नहीं बदल पाता है। मैंने कुछ महीने पहले वित्तीय संघर्ष के पैटर्न को तोड़ने में एक बैंकर की मदद की। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, परंतु मुझे इसका अनुभव है। मैं अपने परिवार से सीखी गई वित्तीय आदतों के पैटर्न को सफलतापूर्वक तोड़ चुका हूं। यह बैंकर साल में $1,20,000 से अधिक कमाता है, परंतु वो हमेशा किसी न किसी तरह के वित्तीय संकट में फंसा रहता है। उसके पास एक सुंदर परिवार, 3 कारें, एक बड़ा मकान और वेकेशन होम है और वो समृद्ध नजर आता है। जब मैंने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डाली तो मुझे तत्काल समझ में आ गया कि उसे वित्तीय कैंसर हो गया है। अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो कुछ साल बाद वो कैंसर घातक हो जाएगा। पहली बार जब उसने और उसकी पत्नी ने हमारे साथ कैश फ्लो खेला तो उसने संघर्ष किया और वो कुछ समय तक छटपटाता रहा। उसका मस्तिष्क भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खेल समझ में नहीं आ रहा था। 4 घंटे खेलने के बाद भी वह फंसा हुआ था। बाकी सब अपना खेल पूरा कर चुके थे, परंतु वो अब भी चूहा दौड़ में फंसा था। इसलिए खेल समेटते समय मैंने उससे पूछा कि उसे कैसा लगा। उसने जवाब दिया कि वह खेल बहुत कठिन, बहुत धीमा और बहुत उबाऊ था। इस पर मैंने उसे याद दिलाई जो मैंने उसे खेल शुरू करने से पहले कही थी। सभी खेल खिलाड़ियों के प्रतिबिंब होते हैं। दूसरे शब्दों में, खेल एक आईने की तरह होता है जो आपको अपना चेहरा दिखाता है। उसे ये बात बुरी लग गई, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने उससे पूछा क्या इस कटु अनुभव के बाद भी वो अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करवाने के लिए संकल्पवान है। उसने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर मैंने उसकी पत्नी की तरफ देखा। उसे खेल पसंद आया था। फिर मैंने उन दोनों को वह खेल दोबारा खेलने का आमंत्रण दिया। मैं एक निवेश समूह को प्रशिक्षण दे रहा था जिनके साथ मैं ये खेल खेलने वाला था। 1 सप्ताह बाद वो अनिच्छा से आया। इस बार उसके दिमाग की कुछ बत्तियां जल चुकी थी। बैंकर होने के कारण उसके लिए अकाउंटिंग वाला हिस्सा आसान था। इस वजह से अंकों के मामले में वो बहुत साफ सुथरा था, जो अच्छा खेलने के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु अब वो बिजनेस और निवेश की दुनिया को समझने लगा था। अब वो अपने मस्तिष्क से अपने जीवन के पैटर्न को देख सकता था। अब वो ये भी देख सकता था कि वह अपने ही कार्यों की वजह से वित्तीय संघर्ष कर रहा है। इस बार भी वो खेल को 4 घंटे में पूरा नहीं कर पाया, परंतु अब वो सीख रहा था। इस बार जाते समय उसने खुद कहा कि वह इस खेल को एक बार फिर खेलना चाहता है। तीसरी बार खेलते समय तक वो एक नया इंसान बन चुका था। अब खेल, अकाउंटिंग और निवेशों पर उसका नियंत्रण था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और इस बार वो सफलतापूर्वक चूहा दौड़ से बाहर निकलकर तीव्र मार्ग पर पहुंच गया। इस बार जाते समय उसने खेल खरीद लिया और कहा मैं इसे अपने बच्चों को सिखाऊंगा। अगली मुलाकात में उसने मुझे बताया उसने अपने व्यक्तिगत खर्च कम कर दिए हैं, खर्च की आदतें बदल ली हैं और कई क्रेडिट कार्ड खत्म कर दिए हैं। अब वो निवेश करना सीख रहा है। अब उसकी सक्रिय रुचि अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने में है। उसका चिंतन अब उसे सूचना युग का चिंतक बनने वाले मार्ग पर ले जा रहा था। 5वीं मुलाकात में उसने कैश फ्लो 202 का परीक्षण किया, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मूल कैश फ्लो में निपुणता हासिल कर ली है। वह अब उस तीव्र और जोखिम भरे खेल को खेलने के लिए तैयार तथा उत्सुक था जिसे बच्चे बी और आई खेलते हैं। सबसे अच्छी खबर यह थी कि उसने अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। अब वो वही इंसान नहीं था जिसने इस खेल को पहली बार खेलने के बाद ये कहा था कि खेल ज़्यादा आसान होना चाहिए। मैंने उससे कहा था अगर वो इससे ज़्यादा आसान खेल खेलना चाहता है तो जाकर मोनोपोली खेले, जो एक उत्कृष्ट शिक्षण खेल है। उस सप्ताह बाद ही वो ज़्यादा आसान खेलने के बजाय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण खेल की तलाश कर रहा था और अपने वित्तीय भविष्य के बारे में आशावादी था। महत्वपूर्ण बात यह थी उसने न सिर्फ खुद को मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी शिक्षित कर लिया था और ये उस दोहराने वाले शिक्षण प्रक्रिया की शक्ति है जो इस खेल को खेलने से मिलती है।
मेरा मानना है खेलों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह शिक्षा दी जा सकती है। इसका कारण यह है कि खेल में खिलाड़ी शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाता है और उसे आनंद भी आता है। खेल सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण है क्योंकि इसमें व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।